हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर कुणाल मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिएटर्स एकेडमी। और जल्दी से अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाओ क्लास में, क्योंकि अब मज़ा आने वाला है आपको केमिस्ट्री में। सॉरी 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, एक्चुअली 2 दिन वीडियो लेट है, कुछ काम था, फंस गया था, बिजी था, पर अब ऐसा नहीं होगा। और मैं सोच रहा हूँ अब रेगुलर वीडियोस आप लोगों को बना करके दे दिया करूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर अप हो जाए। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, लेकिन वो मैं आपके कान में बोलूँगा, थोड़ा इधर आओ। अबे ओ, सब्सक्राइब करने के पैसे ना लगते तो कर दो यार, कर ही दो। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना अगर तुम्हें वीडियो समझ में ना आए तो, ठीक है। आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है ना, की बात करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस निकालना नहीं आता कि क्या अंतर होता है, नहीं होता है। तो हिंदी वाले बच्चे जान लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में भौतिक गुण कहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में रासायनिक गुण बोलते हैं, ठीक है ना। लिख लेना इसको अगर तुम्हें दिक्कत हो तो। अब सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को तुम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं एक बर्फ़ का सिल्ली लूँ, एक बर्फ़ लूँ, ठीक है ना, आइस लूँ, और थोड़ी देर उसको एट अ रूम टेम्परेचर पे भी रखो तो देखोगे आप वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो उस बर्फ़ का फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड फॉर्म से यानी ठोस अवस्था से लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में आ रहा है, तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर है, बात समझ में आया। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मली तो नहीं ही देख सकते, ठीक है ना। वो अंदर चल रहा होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, हम ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर हमने कहीं भी ये चीज़ को नहीं देखा कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच कैसे हो गया हमारे बॉडी के अंदर। वो हम लोगों ने देखा नहीं, बस वो हो रहा है, ठीक है ना। वो एक मैकेनिज्म है, वो हम जान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम नहीं देख सकते। तो आज हम अल्कली मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अब इस चीज़ को समझो। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रेशन का। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन? हाइड्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ करके समझा दूंगा, ठीक है। तो समझो, क्या है कि तुम चले गए किसी पार्टी में, ठीक है, और पार्टी में जाके कचौड़ी पकौड़ी मतलब जो कुछ भी मिला वहाँ फ्री का खाना तो सभी को पसंद आता है, जाके ठूंस लिए, ठीक है। अब सुबह सुबह तुम उसको पचा पाए नहीं, हो गया तुम्हें लूज मोशन। अब तुम बार बार जा रहे हो, बाथरूम का चक्कर लगा रहे हो, बार बार दर्शन कर रहे हो। मान लो 10 बार 12 बार जब तुम चले जाते हो तो तुम जाते हो डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं रे 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 तेरा तो डिहाइड्रेशन हो गया। बात समझ रहे हो, क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। मेरी बातों को पकड़ना, क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। समझो इस बात को। अब डिहाइड्रेशन तुम्हारा हो गया है, मतलब तुम्हारे बॉडी से पानी बाहर निकल चुका है एक्सेस अमाउंट में। अब तुमको हाइड्रेट करना पड़ेगा। डिहाइड्रेट हो गया, अब तुम्हारा क्या करना होगा? हाइड्रेट बोले तो हाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब अब तुमको पानी पिलाओ ORS के थ्रू, या अगर बहुत ज़्यादा निकल गया तो भूकेगा सुई, ठीक है ना, चढ़ेगा पानी, ठीक है। तो तुम्हारे बॉडी को फिर क्या किया जा रहा है? हाइड्रेशन किया जा रहा है। मतलब क्या, किसी भी बॉडी या किसी भी एलिमेंट या किसी भी केमिकल कंपाउंड में को अगर वाटर के साथ अटैच कर दिया जाए, मतलब उसके साथ वाटर को कंबाइन कर दिया जाए, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ना बच्चों, वो हाइड्रेशन कहलाता है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया, ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन बोला जाता है, ठीक, वाटर के साथ अटैचमेंट। अब जाहिर सा बात है कि वाटर जो है तुम्हारे बॉडी में जाकर के या फिर किसी कंपाउंड या एलिमेंट में जाकर के जब अटैच होगा तो उसमें कुछ एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि मैंने बताया है बिना एनर्जी के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तुम अपने बॉडी में सांस भी जो लेते हो उसके लिए भी तुम्हें एनर्जी खर्चनी पड़ती है, याद रखना। बिना एनर्जी खर्च करे तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो एनर्जी लगेगा ही लगेगा। तो जो वाटर को अटैच करने के लिए जो एनर्जी का खर्च हो रहा है, जो एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है ना, उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब चलो मैं एक बार तुम्हें पूरे डेफिनेशन को पढ़ के समझा देता हूँ। इन विच सबस्टांस कंबाइंस विद वाटर दिस केमिकल रिएक्शन आर नोन एज हाइड्रेशन। ये मैंने बता दिया।
द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस आर नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब जो एनर्जी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई, खर्च करी या निकली बाहर, तो वो क्या होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया सभी बच्चों को? अच्छे से समझ में आया? अब जैसे समझो कोई भी अल्कली मेटल्स, अब देखो बात समझो, क्या है अल्कली मेटल्स? तो क्या है कि मान लो कि सोडियम है, सोडियम लिथियम कुछ भी ले सकते थे, पर अभी मेरा मन कर रहा है सोडियम लेने का, तो सोडियम को ले रहे हैं तो वाटर इसके साथ कैसे कंबाइन होगा? ध्यान दो, ये रहा ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ देखो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो खींचने कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा, लेने आएगा दौड़ता रे हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने आएगा। तो यहाँ रहा ऑक्सीजन, यहाँ रहा ऑक्सीजन, यहाँ रहा ऑक्सीजन, यहाँ रहा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ कौन कौन जुड़ा है? मतलब ऑक्सीजन अकेला तो नहीं है, इसके साथ तो हाइड्रोजन भी है, मतलब ये H2O के फॉर्म में है। तो ऑक्सीजन जब अटैच होगा तो इसके साथ में कौन कौन रहेगा? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे ही, क्योंकि मैं यहाँ कंबाइन करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, कुछ और नहीं करवा रहा मैं। ये इस तरह से अटैच होंगे, ठीक है, ये इस तरह से अटैच होंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, इस तरह से दिख रहा है सबको? इस तरह से सोडियम यानी अल्कली मेटल्स अटैच होंगे किसके साथ? H2O के साथ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर कि आप हाइड्रेशन हमको अल्कली मेटल्स पे पढ़ा दिए, केमिकल रिएक्शन बता दिए, केमिकल प्रॉपर्टीज बता दिए, रिएक्शन नहीं बताए एक्चुअली, केमिकल प्रॉपर्टीज बताए हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगा ना बच्चों, वो अप टू डाउन जाने पे घटता है, ठीक है ना, अप टू डाउन जाने पे घटता है। मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर, तो सबसे ऊपर कौन होता है? लिथियम होता है ना, तो अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी, लिख दे रहा हूं मैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? घटता है, याद रखना। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्या होता है? घट जाता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ये घट जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आया? मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसके पास होगा? सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसके पास होगा? लिथियम के पास। क्यों? देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम को ज़्यादा क्यों देना पड़ता है? बिकॉज लिथियम का साइज, एटॉमिक साइज छोटा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, जब वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी छोड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है। लेकिन सीजियम क्या होगा? वो बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको H2O के साथ अटैच होने के लिए कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। मतलब जब वो जाएगा, अटैच होगा, तो कम एनर्जी बाहर निकालेगा, ना कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, वो कम एनर्जी बाहर निकालेगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के केस में लिथियम सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी देता है और सीजियम सबसे कम देता है। वो मैं इसके बाद अभी वाटर में भी बताऊंगा, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगा अल्कली मेटल्स का। तो यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो। देन अब हम देखेंगे रिएक्शन विद H2O, ठीक है ना। मतलब कि पानी के साथ रिएक्ट करेगा अल्कली मेटल्स तो क्या होगा? देखो बच्चों, अगर आपने किसी भी अल्कली मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ करवा दिया तो पता है क्या होगा? दिखा, बूम, है ना। तो मतलब क्या है, बहुत जोर के धमाके के साथ फटेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखो ध्यान दो। अगर हम किसी मेटल्स को क्या करते हैं, डालते हैं अल्कली मेटल्स को, ठीक है ना, अल्कली मेटल्स को डालते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, पानी में डालते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या देता है? हाइड्रोक्साइड। तो वो क्या करता है? हाइड्रोक्साइड देता है और H2 मॉलिक्यूल को छोड़ देता है, ठीक है ना, अल्कली मेटल्स को। तो जैसे कि सोडियम है, देखो ये 2 जो मैं ले रहा हूँ सामने, ये बैलेंस करने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। बैलेंस करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन समझाना, क्योंकि बैलेंस करना ज़रूरी है, आपको सीखना होगा बैलेंस करने। अगर आपको बैलेंस करने केमिकल रिएक्शन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको बैलेंस करने केमिकल रिएक्शन नहीं आता, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो देखो अब इसके बाद क्या है, ये हो जाएगा 2NaOH प्लस एक, मतलब कि एक H2 का मॉलिक्यूल छोड़ देगा,
ठीक है ना, लिबरेट करेगा। अब समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, ठीक है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन। अप टू डाउन जाने पर, यानी कि ग्रुप में अप टू डाउन अगर आप जाते हो, ठीक है ना, तो H2O के साथ किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, H2O के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो H2O के रिस्पेक्ट में अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में तो क्या होता है, ये रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन वो इंक्रीज करेगा। रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये दिमाग में रखना। अब पूछो क्यों करेगा, रिएक्शन इंक्रीज क्यों करेगा। सिंपल सा बात है, पिछले ही कुछ मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम ज़्यादा करेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम क्या करेगा, ज़्यादा दिखाएगा, एनर्जी ज़्यादा छोड़ेगा। तो इस केस में सीजियम को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, सीजियम आसानी से अटैच हो जाता है H2O के साथ में, ठीक है। अब देखो बच्चों, LiOH जो है, इसमें जब तुम्हारा रिएक्शन कर रहा है तो इसमें देखो लिथियम के साथ भी जब होगा, ठीक है ना, लिथियम के साथ भी जब रिएक्शन होगा, बीच में डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, लिथियम के साथ भी होगा, देखो लिथियम के साथ भी होगा प्लस H2O, तो देखो LiOH हो जाएगा यहाँ पे, LiOH प्लस H2। लेकिन देखो यहाँ एक स्पेशल केस है, ध्यान देना, ठीक है ना। LiOH के साथ में यहाँ एक स्पेशल केस ये है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, ठीक है ना, ये एक वीक बेस होता है, ठीक है ना, ये कैसा होता है, एक वीक बेस होता है। लेकिन और जो बाकी सारे होंगे वो कैसे होंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वो क्या होंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अब ऐसा क्यों होता है सर, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है और लिथियम एक वीक बेस क्यों है, इसका रीज़न समझाइए, ऐसा क्यों होता है। मैं समझा देता हूँ, थोड़ा देख लो, ठीक है ना। यहाँ LiOH में लिख दे रहा हूँ फिर से, LiOH एक वीक बेस होता है, लेकिन बाकी सभी जितने भी, जैसे NaOH, KOH, उसके अलावा बताओ, पोटेशियम के बाद RbOH, ठीक है ना, CSOH, ये सब होंगे ना। तो ये जितने भी और अल्कली मेटल्स होंगे, एक लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी सभी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अब क्यों होंगे मैं समझाता हूँ। देखो लिथियम का साइज है छोटा, लिथियम का साइज है छोटा, तो लिथियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड के में लिथियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों हैं इसमें, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो बहुत मजबूत होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि छोटे बॉन्ड को तोड़ना, स्मॉल बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, किससे, बड़े बड़े बॉन्ड से। तो बाकी सभी का साइज़ बड़ा हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का साइज़ तो उतना ही है। तो क्या होगा, बॉन्ड कैसे होंगे, बिल्कुल उनके साथ में कैसा होगा, बड़ा होते चला जाएगा ना बॉन्ड, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होते चला जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा, आसानी से टूटेगा। और बेस का मतलब क्या होता है, जो आसानी से OH को दे दे। बेस का मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर किसी को क्या कहते, तुम कैसे बोलोगे, जो OH को यानी OH मॉलिक्यूल को आसानी से डोनेट कर दे, दे, वही एक अच्छा बेसिक नेचर दिखाता है। वही एलिमेंट या वही कंपाउंड एक अच्छा बेसिक नेचर दिखाता है, जो आसानी से OH मॉलिक्यूल को छोड़ दे, जाने दे। बात समझ रहे हो। तो देखो अगर मान लो कोई दो एटम छोटे छोटे हैं, तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो स्मॉल होगा, तो क्या हुआ, ये बॉन्ड मजबूत हो गया। ये मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। तो बॉन्ड कैसा हो गया, मजबूत हो गया। लेकिन मान लो दो एटम हैं, एक का साइज़ इतना बड़ा, ठीक है, और एक का साइज़ छोटा, एटम छोटा ही है, एक का साइज़ चलो और छोटा बना देते हैं, एक सेकंड, और एक का साइज़ कैसा है, एकदम से छोटा, ठीक है, और एक का साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, होगा ना बड़ा, थोड़ा सा छोटे वाले के वनस्पत में तो थोड़ा तो बड़ा होगा। अब बॉन्ड अगर लेंथ बड़ा हो रहा है, क्या बड़ा हो रहा है, ये बॉन्ड लेंथ है। अब बॉन्ड लेंथ बड़ा हो रहा है तो वो वीक होगा ही होगा, आसानी से वीक होगा, ठीक है ना। अब अगर ये वीक है तो ये आराम से OH मॉलिक्यूल को छोड़ेगा। अब अगर OH मॉलिक्यूल आसानी से छूट रहा है तो एक अच्छा बेसिक है, बात खत्म, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यही है सिंपल सी बात। क्लियर, आगे बढ़ें, इज दिस क्लियर बच्चों, आगे बढ़ें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो। तो चलो बच्चों, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जिसका नाम है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या देख लिया, इससे पहले हम लोगों ने देखा रिएक्शन विद वाटर, उसके अलावा हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में जाना। अब हम जानेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग ए प्रॉपर्टी,
बताओ व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब सामने वाले का रिडक्शन करवा दे। अब रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज रिडक्शन। मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दे और वो क्या कर ले, गेन कर ले, तो सामने वाले का रिडक्शन करवा दे, ठीक है ना। आपको पता ही है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो आसानी से अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उसको लॉस कर जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने वाला लेगा, तो इस हिसाब से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन दिखाना चाहिए था। इस हिसाब से आपको याद है, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ, आपको याद है मैं लिख के दिखा रहा हूँ। चलो एक बार अल्कली मेटल्स फिर से देख लेते हैं। क्या क्या था, हलीना था, तो चलो ली ना के रब से, फरियाद को छोड़ो, CS, ठीक है ना। लीना यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, है ना। तो यहाँ पे इस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि सबसे बढ़िया, क्योंकि एक बार याद होगा मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। आसानी से ऑक्सीडेशन कौन कर जाता था, ये मैंने बताया था। क्योंकि डाउन दी ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। मतलब जैसे जैसे मेटल का यानी कि एटम का साइज़ बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ सकता है। यानी कि अप टू डाउन यानी डाउन दी ग्रुप आने पर क्या होता था, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन जो होता था वो बढ़ता था, याद होगा आप लोगों को। तो रिडक्शन भी बढ़ेगा, मतलब रिडक्शन प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, आसानी से जो इलेक्ट्रॉन देगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। क्योंकि वो अच्छे से एकदम आराम से अगर इलेक्ट्रॉन दिया तब तो सामने वाला लिया, ठीक है ना। तो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो अप टू डाउन ग्रुप आने पर सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, और सबसे कम किसको होना चाहिए था, लिथियम को होना चाहिए था, लिथियम को होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पे लिथियम के केस में क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्या एक्सेप्शन हो गया, अब लिथियम जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद का देखो ये ऑर्डर है, देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में ऑर्डर कैसा है, लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बाद फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, सबसे कम सोडियम। अब सवाल बनता है सर ऐसा क्यों हो गया, क्यों लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, एक्सेप्शन कैसे हो गया, एक्सेप्शन का रीज़न बताओ। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ एक्सेप्शन का रीज़न, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन को समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ों को अच्छे से समझ लेना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, लिथियम में लगता है। तो उसी हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण, वही जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा लग रहा है लिथियम पे, उसी हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण लिथियम बहुत आसानी से क्या कर पाता है, किसी को रिड्यूस कर पाता है। तो क्या है, लिथियम इस कंडीशन में एक्सेप्शन दिखाता है, शो करता है, ठीक है। तो लिथियम क्या है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक दो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, तो मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया था कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड है, जब कोई आयनिक कंपाउंड है कन्वर्ट करते थे इसको, तो ये M पे आ जाता था प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। तो ये जो कंडीशन, ये जो एंथैल्पी, जो ये एनर्जी यूज़ किया गया, इसी को हम लोग क्या कहते थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे। याद है आप लोगों को अच्छे से, इसमें तो कोई इशू है नहीं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे, एंथैल्पी या एनर्जी, ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी बोलते थे। क्लियर है। उसके अलावा जब कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है और वो अचानक से नहीं, किसी एनर्जी को डालने पर, ठीक है ना, जब कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है उसको एनर्जी, उसमें एनर्जी डालने पर वो मेटल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में है, एनर्जी डाले गैसियस फॉर्म में आ गया, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और ये जो एनर्जी जो हमने डाला, जो एनर्जी हमने खर्च करा, इस एनर्जी को बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था, कोई मेटल है, ठीक है ना, उसके साथ हमने
H2O का मिक्सिंग किया, मतलब क्या किया, H2O को उसमें डाला और वो कैसे कन्वर्ट हो गया, क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, MOH में कन्वर्ट हो गया, प्लस H2 दे रहा है और इसमें जो एनर्जी खर्च हो रही है इसको क्या बोलते थे, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते थे। क्या बोलते थे, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते थे ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते थे। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी के केस में क्या हुआ, लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखाता है, ठीक है ना। अब इसके ज़्यादा दिखाने से, यानी लिथियम के हाइड्रेशन एंथैल्पी के ज़्यादा दिखाने से ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, मतलब सामने वाले को अच्छे से रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, किसका, लिथियम का, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस चीज़ का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, एक्चुअली स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, लिख लो। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जिसको कहेंगे रिएक्शन विद एयर। मतलब अल्कली मेटल्स एयर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। एयर में कौन कौन से, मतलब ज़्यादा मात्रा में, मतलब एक्सेस अमाउंट में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, जाहिर सा बात है कंपाउंड्स मौजूद हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली केस में हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से रिएक्ट करने का क्षमता किसमें है, सिर्फ लिथियम में, उसको एक्सेप्शन कहते हैं, क्योंकि लिथियम सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा रहा है। तो देखो एक्सेप्शन के केस में लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा अल्कली मेटल है जो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है ना। उसके अलावा हम पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन के साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के रिएक्शन को जानने से पहले सबसे पहले ऑक्सीजन के 3 फॉर्म्स को जान लो। पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, पर फिर भी मेरा काम है तुम्हें बता देना, ठीक है। ऑक्सीजन जो है 3 फॉर्म में आपको दिखेगा, एक ऑक्साइड, एक पैरोक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। और ये क्यों होता है, ये उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसको ऑक्साइड बोलेंगे, किसको पैरोक्साइड बोलेंगे और किसको सुपर ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। देखो जब ऑक्सीजन पे, एक सिंगल ऑक्सीजन पे, जब सिंगल ऑक्सीजन पे चार्ज हो, जब सिंगल ऑक्सीजन पे चार्ज हो -2 का, ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन पे चार्ज हो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हो -2 का, ठीक है ना, -2 का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। याद रखना इस चीज़ को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। जब -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे, पर ऑक्सीजन पे -2 का, तो उसको ऑक्साइड बोलेंगे, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद जब एक ऑक्सीजन पे -1 का, कितना, -1 का आए तो इसको बोलेंगे पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड या फिर पैरोक्साइड, जैसा जो बोलना है बोल लो, ठीक है ना, इसको पर ऑक्साइड बोलेंगे। और जब सिंगल ऑक्सीजन पे आएगा -1/2 का, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब तीनों का साइज कैसा होता है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तीनों का साइज कैसा होता है, तो देखो ऑक्साइड जो होगा वो छोटे साइज का होगा, उसका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। पर ऑक्साइड का मिडिल एटम के जैसा साइज होगा और सुपर ऑक्साइड का साइज बहुत अच्छा खासा बड़ा होगा, ठीक है ना। सुपर ऑक्साइड का साइज अच्छा खासा बड़ा होगा, ये चीज़ तुम लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। 3 फॉर्म होता है ऑक्सीजन के, ऑक्साइड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 पे होगा, पर ऑक्साइड जिसमें -1 का होगा, और सुपर ऑक्साइड जिसपे एक ऑक्सीजन पे 1/2 यानी हाफ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और साइज का बेसिस ये होगा, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ गया, तीनों अच्छे से क्लियर है। अब मैं रिएक्शन करके तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये तीनों के साथ अल्कली मेटल्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और कंपाउंड भी बनाते हैं, ऑक्साइड भी बनाते हैं। आपको बहुत सारे बुक्स में मिलेगा कि नहीं सिर्फ लिथियम जो है वो सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, उसके अलावा सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है,
ठीक है ना, आप आगे के क्लास में पढ़ोगे नहीं। ये तीनों के साथ ही अल्कली मेटल्स रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, नो डाउट बनाते हैं। लेकिन बात यहाँ आ जाती है स्टेबिलिटी की, ठीक है ना, बात क्या आ जाती है स्टेबिलिटी की, कि स्टेबल कौन सा होगा। तो देखो वो कहावत तुमने सुना है ना, शादियाँ तो बराबर घर वालों में होती है, मतलब रुतबा बराबरी का होना चाहिए तभी तो शादियाँ टिकती हैं। तो वही केस एटम के साथ भी होता है ना। अगर एटम एक छोटा है एक बहुत बड़ा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा बहुत, और क्या होगा अनस्टेबल होगा, टूटेगा, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, या फिर एक बहुत छोटा और दूसरा मीडियम, तो वो भी वैसा ही हल्का बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा छोटा हो जाए एटम, बड़ा और बड़ा एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो, मिडिल वाले के साथ अटैच हो, तो बॉन्ड स्टेबल होता है। वो जो बॉन्ड होता है वो मतलब इतनी जल्दी भी ना टूटेगा, बात समझ रहे हो, रिश्ता मजबूत होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से एटम के साथ में भी है, ठीक है ना। तो बनाते सभी में, लेकिन अब जो स्टेबल होते हैं उनके कंडीशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लिथियम की बात करेंगे। तो तुम्हें पता है ना लिथियम कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा उसका एटम होता है। तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। तो लिथियम का अगर तुमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो वो क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड, Li2O, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बताया था। अब देखो यहाँ केस क्या है, एयर में, और तुमको पता है एयर में ऑक्सीजन बहुत मात्रा में, मतलब प्रेजेंस उसका कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाईली अमाउंट में होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये क्या बना रहा है, लिथियम ऑक्साइड बना रहा है। अब चूंकि एयर में नाइट्रोजन भी होता है तो यही एक एक्सेप्शन है, देखो यही एक एक्सेप्शन है लिथियम, ठीक है ना, जो क्या कर सकता है, एक्सेप्शन लिख रहा हूँ मैं, यही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो क्या कर सकता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, नाइट्राइड देता है, ठीक है ना। लिथियम जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और तुमको क्या दे देगा, लिथियम नाइट्राइड दे देगा, Li3N, इसको क्या बोलते हैं, लिथियम नाइट्राइड दे देगा। इसको तुम लोग बैलेंस कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। लिथियम नाइट्राइड दे देगा तुमको, ठीक है ना, लिथियम नाइट्राइड दे देगा तुमको, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है जो कौन दिखाता है, लिथियम दिखाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया, ठीक है। इसने क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। उसके बाद आ जाओ सोडियम के साथ। सोडियम जब, देखो मैंने फिर से कहा कि सारे ऑक्साइड बनाएंगे, सारे पैरोक्साइड बनाएंगे और सारे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बनाएगा, कंडीशन होता है। यहाँ क्या है, एयर का प्रेजेंस हाईली अमाउंट में है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हाईली अमाउंट में है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और बैलेंस कर लेना, ये बनाएगा पर ऑक्साइड, यानी कि Na2, उसके बाद O2। तो यहाँ इसने क्या बनाया, पैरोक्साइड बनाया। अभी देखो तुमको हम सारे का क्या दिखाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाओ किसके केस में, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन तीनों के केस में है। तो यहाँ पर इन तीनों को हम क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, यानी कि मेटल्स ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये तीनों ऑक्सीजन के हाईली प्रेजेंस वाले से रिएक्शन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन जहाँ हाईली अमाउंट में प्रेजेंट है वहाँ पे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, MO2। ये क्या है, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो अपने को पता है अल्कली मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाते हैं, अल्कली मेटल्स +1। तो यहाँ अल्कली मेटल्स में लिथियम कितना है, 2 है, तो ये +2 हो गया। तो एक ऑक्सीजन पे कितना आया, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर यहाँ देखो, इसको छोड़ो, यहाँ देखो, ठीक है ना। हम ऑक्सीजन के लेवल पे बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन के लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ भी नहीं लिए। अब यहाँ देखो सोडियम यहाँ कितना दिखा रहा है, +2। तो ये भी, इस पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, तो ये भी कितना दिखा रहा है, -2। तो एक ऑक्सीजन पे कितना, -1 होगा, एक ऑक्सीजन पे -1 होगा, तो तब 2 में -2 होगा, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ पर ये देखो, ये M है, यानी कि +1 पे है, कितना है,
+1 पे है, ठीक है ना। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे M यानी कि M बोले तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो यहाँ मेटल पे कितना है +1 है, तो 2 ऑक्सीजन मिला के यहाँ कितना देंगे -1, तो कितना हो गया, हाफ हो गया ना हाफ, क्योंकि यहाँ पे +1 और यहाँ 2 ऑक्सीजन मिला करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, तो एक पे हाफ हुआ ना यार, हो गया ना हाफ, एक पे कितना हुआ हाफ, 1/2। क्यों? क्योंकि हम तुम लोग को बताए थे कि ये सभी कैसे हैं, न्यूट्रल स्टेट में हैं सारे के सारे। यहाँ देखो ये भी न्यूट्रल पे, ये भी न्यूट्रल पे, ये भी न्यूट्रल पे, ये भी न्यूट्रल पे। तो न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या होता है, माइनस प्लस करके तुम्हारे पास 0 होना चाहिए। तो ये +1 पे है, तो ये 2 ऑक्सीजन मिला के -1 पे है, तो ये हाफ दिखा रहा है, माइनस का हाफ दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, माइनस का हाफ दिखा रहा है, यानी कि हाफ ही दिखा रहा है, माइनस मत बोलो, हाफ ही दिखा रहा है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है, किस तरह का एयर के साथ इनका रिएक्शन होता है, अल्कली मेटल्स का किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस क्लियर? अगर कोई इशू होगा तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे ज़रूर पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और मैं फिर से बता दूँ, अब मैं हर रोज़ वीडियो तुम्हें दूंगा, ठीक है। अपने कॉपी और पेन के साथ बैठ जाना, हम जल्द से जल्द एस ब्लॉक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद बैक टू बैक मैं प्रीवियस क्लासेस का भी वीडियोस बनाते चला जाऊंगा, जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो मतलब कि इसके बाद आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का भी वीडियोस में डालता चला जाऊंगा। तो उसके अलावा जो मैंने जो अनाउंस किया न्यूमेरिकल्स को लेकर के, उसके बारे में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना कि क्या ये आइडिया सही रहेगा या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना।